अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत और पीडीएम के दरमियान सियासी लड़ाई अब कानूनी जंग में बदल रही है। बज़ाहिर हुकूमत को सियासी महाज के साथ साथ कानूनी महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने में नाकाम हो चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। ताहम नाअहली की दरख्वास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दरख्वास्त गुजारों को यह हिदायत की कि वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाले अफराद को दरख्वास्त में लाजमी फरीक बनाया जाए। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने कहा कि जब हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हों तो फ्रांसिक की ज़रूरत नहीं होती। फौजिया अरशद को हफीज़ शेख से ज़्यादा वोट पड़े, जिस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन पंजाब बोले कि यही तो जमहूरियत और खुफिया वोटिंग का हुस्न है। इस पर पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि जमहूरियत के इसी हुस्न की वजह से पैसों के बरीफ केस चले। इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ़ कुरैशी ने कहा कि बदकिस्मती से हम अपने ही बंदों को कह रहे हैं कि बिक गए। कल भी अली हैदर गिलानी की वीडियो देखी और पूछा था नजर आने वाले कौन हैं। रिश्वत से मुस्तफीद होने वाले असल मुल्जिम हैं। अली हैदर गिलानी की वीडियो में नोटों की चमक नहीं थी। एक तरफ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी ये कहती हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारी बल्कि पाकिस्तान की आवाम हारी है, तो दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीटीआई की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने और अली हैदर गिलानी को बतौर रुकने सूबाई असम्बली नाअहल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि अली नवाज अवान साहब, आप बड़े अच्छे और बासलाहियत अवामी नुमाइंदे हैं, आप ऐसी दरख्वास्तें यहाँ क्यों लेकर आते हैं। इस मौके पर यह रिट काबिल समाअत नहीं है। गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों में सियासी मामलात लाना ठीक नहीं है। आपका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें। एक तरफ पीटीआई यूसुफ रज़ा गिलानी का रास्ता रोकने की कोशिशों में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी और फैसल वाउडा समेत 48 नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेनेट इंतखाबात से हट कर अब अगर हम ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक पीटीआई की हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमने कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से होने चाहिए, जबकि जस्टिस सज्जाद का कहना था कि बगैर शिकायत के भी इलेक्शन कमीशन कार्रवाई का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन ने किन वजूहात की बिना पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक रिकॉर्ड को तलब किया और डस्का इंतखाबात की रीपोलिंग पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत 16 मार्च तक के लिए मुलतवी की। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायज़ा लेने के बाद हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर फैसला जारी करेगा, तो दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब 18 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को करवाने का फैसला किया है। अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाब के इनकाद को शफाफ और इंतज़ामी उमूर को फूल प्रूफ बनाने के लिए पोलिंग की जो तारीख है इसलिए इसको बदला गया है। अब एक तरफ डस्का में ज़िमनी इंतखाबात की तारीख तब्दील करने पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा है कि 19 फरवरी को होने वाला इलेक्शन साफ, शफाफ और आज़ादाना नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 20 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 ताख़ीर से मिले जो टेम्पर्ड थे। देर से आने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान खौफजदा रहे, जो हीले बहाने बनाए। पोलिंग अमले का गायब होना नताइज पर शकूक व शुबहात पैदा करता है। अब एक तरफ पीटीआई की क़यादत से कानूनी और सियासी महाज पर शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शिबली फराज ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन कानून की खिलाफ वर्जी करे और हम अपने हाथ कानून के साथ बांधे रखें। अब बाय द बुक नहीं चलेंगे। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ताहम शिबली फराज तो आज अपने इस बयान पर उन्होंने वजाहत पेश भी की है, जिसे हम हमेशा तहरीक इंसाफ का U-turn कहते हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी से इतनी खौफजदा क्यों है? क्यों हुकूमत सियासी और कानूनी महाज पर अपनी शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं है?
मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन तो आप लोग नहीं रुकवा सके, मुस्तरद कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। कल शिबली फराज साहब ने कहा, ऑल्दो उन्होंने आज उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी कि हम जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून के साथ अपने हाथ बांध लें और दूसरा फरीक जो चाहे मर्जी करता फिरे। अगर सिर्फ हम नंबर्स के लिहाज से बात करें तो जीत तो ऑपोजिशन की बनती है। ऑपोजिशन ही बज़ाहिर नंबर्स को देखते हुए लगता है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएगी। आप इतने पुरुमीद कैसे हैं? कहां से नंबर पूरे करेंगे आप लोग? बात तो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की आज जो दरख्वास्त है नाअहली की हमारी, वो समाअत के लिए उन्होंने कबूल कर ली है। इनको नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी उसकी बुनियाद क्या थी कि उनके साहबजादे वोट की खरीदो फरोख्त करते हुए उनकी वीडियो सामने आ गई, जिसको उन्होंने खुद तस्लीम किया। लिहाजा अब तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो हमें अखलाकियात का दर्स पढ़ाना शुरू इन्होंने किया हुआ है, अपोजिशन को अखलाकियात याद आ गई हैं, अब तो उनको अखलाकी तौर के ऊपर कैंडिडेट ही नहीं होना चाहिए। 22 मार्च को मुकर्रर की है, कल को ये नाअहल हो जाते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त साबित हो रही है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 है जिसके तहत हम आज इनको कह रहे थे कि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी रोकें। डस्का में तो आपने रोक दिया था कैंडिडेट का, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई थी, कोई वीडियोस की एग्जामिनेशन नहीं हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, यहां भी हमने इख्तियारात के इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने हमारा जो आदी प्ली थी नाअहली की वो मंजूर उन्होंने कर ली। समाअत के लिए इनको नोटिस जारी कर दिए। क्या उनसे कोई पूछगिछ नहीं बनती? तो उनके तो शाजिया सुन लेना, उन्होंने तो आज अपने बयाने हल्फी इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवा दिए हैं। हाँ। वो तो सामने आने को भी तैयार हैं, लेकिन यह कहां पर छुपे हुए हैं? ये जो सिंध हुकूमत का फंड लगा रहे थे, जिसको इन्होंने ओपनली तस्लीम भी किया, जिसकी कन्फेशन इन्होंने खुद की। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं मुझे 20 वोट कम पड़े, शाहिद खान कह रहे हैं मुझे 40 वोट हमें कम पड़े, ये 4 लोग तो सामने आ गए, टिकटें चली हैं। ये 4 लोग सामने आ गए, उन 16 लोगों का क्या करें जिनको वजीर आजम ने बिकाऊ कहा? उनको तो ढूंढ ले पहले। तो सवाल शाजिया यही तो सवाल है, यही तो मामला हल हमने करना है कि अगर ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कानून की मुखालफत ना करते, जिसकी ये खुद हमायत करते रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी हुई है। आज अगर ये उसकी हमायत की होती तो आज ये मामला जड़ से ठीक हो जाता। आज हम 16 लोगों की बात ना कर रहे होते, हमने तो 20 लोग निकाले हैं। अब हमने ये खरीदारी करते रहेंगे इसी तरह सारी जिंदगी, हम लोगों को बाहर निकालते रहेंगे। ये कौन सी मंतक है, ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी दलील है? हम कहते हैं आए कानून को ठीक करें, इसको जड़ से ठीक करें। पता था इस कौमी असेंबली में बिकाऊ लोग बैठे हुए हैं, फिर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना भी बनता नहीं था। एक मिनट नहीं, देखें, जहां रही बात वजीर आजम ने, यहां पर तो कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। वजीर आजम ने तो अपनी वजारत उज़्मा की सीट को खतरे में डाला। उन्होंने कहा कि भाई जिसने आगे इख्तलाफ करना है ना, खुल के मेरे साथ इख्तलाफ कर लेना। वो फिर किधर गई? फिर पीडीएम भाग गई, पीडीएम छुपती फिर रही थी, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, बाइकआउट करके छुप के भाग के चले गए, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में खुफिया बैलेटिंग नहीं थी। वहां पर हाउस डिवाइड होना था 2 हिस्सों में, वहां पर लोगों को ओपन होकर सामने आना था। जिसने जमीर के नाम पर वोट दिया है, ये जो कह रहे हैं, वो खुल के उस दिन भी हमसे इख्तलाफ कर लेता। हमने तो खुद अपने आप को इम्तिहान में डाला था ना, हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको तो सामने नहीं आए कि कोशिशें आप करते हैं कि चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है ये भी ओपन बैलेटिंग से होता, फिर आप कैसे दावे करते हैं कि हम चेयरमैन सादिक संजरानी को जो है ना वो बनवा लेंगे? देखें बात ये है, जो मजे की ये बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आज गिलानी साहब के अब चेयरमैन सेनेट बनने के भी अखलाकी जवाज ये खो चुके हैं। ये माने या ना माने, क्योंकि अखलाकियात की इनको समझ ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि हम करप्ट हैं, हमारा जो करना है आप लोगों ने कर लें। ये तो खुलेआम नंगे चिट्टे होकर सामने आ गए हैं। बात यह है कि जब यूसुफ सादिक संजरानी की बात होती है तो भाई सेनेट की सबसे बड़ी जमात पीटीआई है। हमारी सिंध से नुमाइंदगी है, हमारी केपीके से नुमाइंदगी है, पंजाब से नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान से हमारे अलायंस जीत के हैं, बलूचिस्तान के सेनेटर, बलूचिस्तान के हमारे सुन लें, हमारे और हमारे इत्तेहादियों के इतने नंबर्स हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो अलायंस ना, जिन अलायंस को ये अपने अलायंस, एक मिनट 100 का हंस है। हाँ। जिन अलायंस को ये अपना अलायंस समझ रहे हैं, मुझे आप ये बताएं, आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातों को, जेयूआई को निकाल के बाकी
जो इनके अलाइज कौमी असम्बली में है वो लाजमी नहीं है कि इनके अलाइज सेनेट के अंदर भी हों। वहां पर तो इमरान खान के साथ इनकी मुखालफत है ना, यहां संजरानी के साथ किसी की मुखालफत नहीं है। शादिया ये हकीकत है, इसको आप समझें। वहां पर तो इनको एनआरओ चाहिए ना, वहां तो इमरान खान एनआरओ नहीं दे रहा, इस वजह से ये अपना गुस्सा निकालते हैं। यहां संजरानी के साथ इनको क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, इनके अलाइज को भी कोई मसला नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। देखें कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी। यहाँ पर तो एक आधे वोट का जो ये फर्क बना के बैठे हुए हैं, जो ट्विस्ट कर रहे हैं, इनको अपनी शिकस्त सामने दीवार पे लिखी नजर आ रही है। आधे वोट का भी फर्क हो, सवाल ये है कि पूरा आप लोगों ने कैसे करना है। आप पूरा करें, उसे जाती ताल्लुकात का नाम दें, ऑपोजिशन जाती ताल्लुकात के ऊपर करे तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दें। नहीं शादिया, मेरी एक मिनट, मेरी गुजारिश सुन लें। हाँ। कहां 16 वोट, कहां आप 1 वोट की बात कर रही हैं? 16 वोटों का बड़ा फर्क है। जो गिलानी साहब के साहबजादे हैं, सुन लें, जो गिलानी, एक मिनट सुन लें ना, मैं चाहे छोड़ें 1 है 2 है 3 है, जो वो तो एक फिगर्स के तौर पे सामने आ रहा है ना। हाँ। सुन लें ना, वो तो एक फिगर के तौर के ऊपर सामने आ रहा है ना। हकीकतन ये फर्क नहीं है वहां पर। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूं। आप कौमी असम्बली को, सेनेट के इंतखाबात को अलग देखें और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को अलग देखें। वहां पर ऑलरेडी पहले से मुंतखब सेनेटर्स भी मौजूद हैं। कैसे देखना पड़ेगा आपको। करके बताएं ना, डार साहब ने देना नहीं है, वो यहाँ है नहीं है, जमात इस्लामी ने आप लोगों को देना नहीं है। बताएं, नंबर पूरे करके बताएं। 1 मिनट, मैं आपको देखें एक्सप्लेन कर देता हूं। डार साहब ने तो हलफ ही नहीं ना लिया, तो वो तो PMLN का एक सेनेटर अलग हो गया। जमात इस्लामी क्या फैसला करती है, हो सकता है कि उनका फैसला तब्दील हो जाए, ठीक है, वो क्या फैसला करते हैं वो आपके सामने आ जाएगी। जो बुनियादी चीज है वो ये समझने की है कि सादिक संजरानी, वहां पर इमरान खान का कोई मामला नहीं है सेनेट के अंदर। हमारी अक्सरियत तो रहनी है, ये तो हकीकत बन गई है ना। PTA सेनेट की सबसे बड़ी जमात है, हमारी अददी अक्सरियत को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब मामला इनका सादिक संजरानी के साथ है, उनका वहां पर 51 वोट है उन लोगों के सेनेट में। आप बात देखें, आप बात ही नहीं समझ रही। एक मिनट देखें, आप इत्तेहाद की बात ना करें, आप जमात वाइज नंबर्स की बात करें। क्या ये PDM का इत्तेहाद कोई इंतखाब बन गया हुआ है? क्या इन्होंने अपनी PDM पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हो गई है? आप इत्तेहाद की बात करें। अगर आपने चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाना है जनाब, आपने इत्तेहाद के साथ करवाना है, अकेली PTI नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हैं? हमने एक मिनट शाजिया, बात यह है, हमने बाप पार्टी के उम्मीदवार की हमायत की है, उनको उम्मीदवार बनाया है। PTI ने अपने तमाम वोट जो है वो हमारे बाप पार्टी को जाएंगे। हाँ। आगे वोट मजीद वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वो कन्विंस कर रहे हैं, और उनके पास पहले भी वहां पर जितना सादिक संजरानी ने अपना वक्त गुजारा है वो तमाम लोगों को बड़े अच्छे अंदाज से साथ लेके चलते रहे। आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें। आप इसको PTI का खाली इलेक्शन ना बना दें, ये हमारा खाली इलेक्शन नहीं है। सादिक संजरानी की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो, उसको जाती ताल्लुकात का आप लोग नाम दें। आप लोग जरदारी साहब के साथ मिलकर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाए, तब का जो इत्तेहाद था PP के साथ, उन चोर डाकों के साथ, वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अब यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, उन्होंने पैसा भी चला लिया, हॉर्स ट्रेडिंग भी चला ली। ये समझ में नहीं आती है, जहां PTI जीत जाए वो सब कुछ अच्छा है, जाती ताल्लुकात है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ऑपोजिशन की बारी, सब कुछ जो है ना वो खराब हो जाता है। ये अपनी मर्जी के स्टैंडर्ड्स आप लोग नहीं सेट कर सकते फारूक हबीब साहब। देखें ऑपोजिशन, देखें बात यह है कि ऑपोजिशन उसको खुद ठीक कर लेती ना। हमने तो ऑपोजिशन को कहा था आ जाते हमारे पास, इसी निजाम के ऊपर भी बात कर लेते। आप इनको रोने धोने का क्या फर्क है? अब जब इनको नजर आ रहा है तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इखलाकियात की अगर बात करें ना, तो उस वक्त कर लेते। इखलाकियात की बात करें ना तो नंबर्स गेम को सामने रखते हुए संजरानी साहब को आपको खड़ा ही नहीं करना चाहिए। देखें एक मिनट नहीं शादिया, ये क्या बात हुई? आपका इंतखाब तो आपके, देखें आपको भी कोई मैदान खाली नहीं छोड़ते होते। आप देखें कि स्पीकर का इंतखाब हो, पिछली बार हमने अपना कैंडिडेट वजीर आजम के लिए भी खड़ा किया था, हमने अपना कैंडिडेट तो स्पीकर के लिए भी खड़ा किया था। देखें तो बात यह है कि वो इंतखाब लड़ने का राइट तो हर बंदे के पास है ना। आजकल नहीं अखलाकियात का तनाज़ सुन ले शादिया, जो सेनेट के इंतखाबात की बात हो रही थी वहां पर प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी होती है। समझे इस बात को। सूबों में जिस जमात का जितने वोट हैं वहां पर 1 वोट फॉर 1 कैंडिडेट का इशू नहीं है, वहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रेफरेंस वोट होता है। यहां पर 1 वोट फॉर 1 कैंडिडेट है। सेनेट के चेयरमैन में फर्क है, सेनेटर मुंतखब करने में और सेनेट के चेयरमैन मुंतखब करने में, वहां पर प्रोपोर्शनेट वोट है। पंजाब में 46 वोट चाहिए,
बलोचिस्तान में आपको 6 से 8 वोट चाहिए, केपीके में इसी तरह आपको 16-17 वोट चाहिए एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए। यहां पर तो 1 वोट फॉर 1 पर्सन है ना, एक बंदा एक कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। उन 16 लोगों के नाम बकौल शेख रशीद के प्राइम मिनिस्टर को पता है, अगर पता है तो सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? देखें, बाद में फिर आपको वही कह रहा हूं कि अगर ये सिस्टम को जड़ से ठीक कर लेते तो आज ना 16 वोटों की बात हो रही होती, ना खरीदार की बात हो रही। हम तो खरीदार को सामने लेकर आ रहे हैं ना, जिसने जुर्म को ट्रिगर किया हम उसको सामने लेकर आ रहे हैं, भी उतना ही सामने आ जाएंगे। बिकने वाला भी उतना ही उस जुर्म में शरीक है जनाब। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, शादिया में किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं, सुन लें, मैं आपको ये दरख्वास्त कर रहा हूं, मेरी जरा बात को समझ लें। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो 16 लोगों की बार बार बात हो रही है, उनकी लिस्ट पीडीएम जारी कर देना जिन्होंने वोट खरीदे हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर लेते हैं। ये क्या बात हुई, आप हर बार लोगों को खरीदें उसके बाद कहें जी इनको फारिग कर दें। वो क्यों जो है ना लिस्ट जारी करें, आपके लोग हैं, आप एक्सपोज करें उन्हें, वो क्यों एक्सपोज करें? ये क्या बात कर रहे हैं? करें ना, देखें 2018 में आप लोगों ने अपने लोग ढूंढे ना, किसने ढूंढे? एक मिनट नहीं देखें, वो एक मिनट, वो हम जो ढूंढने वाला काम है वो हम अपनी जगह के ऊपर कर रहे हैं। उस वक्त वीडियो सामने आ गई थी, हमने 20 लोगों को निकाला है, इन्होंने आज तक अपनी किसी काउंसलर को भी पार्टी से निकाला है? पूछें आप, हमने तो 20 एमपीएस को निकाल दिया था इंतखाबात से 3 माह कबल। बात यह है कि ये लिस्ट जारी कर देना, इनको तो पता है कि किसको 5 दिया है, किसको 10 दिया है, किसको टिकटें दी हैं, क्या दिया है, ये बता दें ना। तो वो खुद क्यों बताएंगे? अगर बकौल आपके उन्होंने पैसे देके खरीदे हैं तो वो खुद कैसे करेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो खुद कैसे करेंगे? इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं। देखें बात ये है, इल्जाम हम नहीं लगा रहे, ये हकीकत है कि 180 वोट हमारे थे, उसमें से 160 हफीज शेख को पड़े, 7 रिजेक्ट हो गए, बाकी वोट कहां गए? 169 यूसुफ रज़ा गिलानी के कैसे हो गए? ये सवाल आपको उनसे पूछना बनता है, आप उनसे जाती ताल्लुका। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब मेरे साथ है, मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अगर तो नंबर गेम के इस हवाले से मैं बात करूं, ये जो परसों इलेक्शन होने जा रहा है चेयरमैन सेनेट का, तो ऑपोजिशन को जाहिर है अददी बरतरी हासिल है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बड़ी पूरे एतमाद है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है बावजूद इसके कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, वो कह रहे हैं ज़ाती ताल्लुकात भी हमारे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, बड़ी पूरे एतमाद हैं, तो क्या आप इलेक्शन के रिजल्ट्स को कबूल करेंगे? देखिए, पहले तो हम खुद बड़े पूरे एतमाद हैं कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे गिलानी साहब के वक्त में थे। नहीं वो बात नहीं, हमारे 53 हैं, इनके 47 हैं, तो इसमें इतना डिफरेंस है। लेकिन मैं जो बात आपने क्वेश्चन किया, ये बड़ा आजकल अहम क्वेश्चन रेज हुआ है और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसा शख्स जो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करता है, आल दो के उसने गए बगए हॉर्स ट्रेडिंग की है 2.5 साल में, अपने हर नैरेटिव जो उसने बिल्ड किया है करप्शन का या दूसरी चीज़ें जितने भी उसने किया है गवर्नेंस का, उससे उसने निगेट किया है खुद ही। अभी रिसर्ट बैक जो नेशनल असम्बली के में वोट डाले गए सेनेट के लिए, तो वो वहां पे इतना शोर शराबा था, उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि इनको तो हमारी यहाँ अक्सरियत है, तो ये जो कर रहे हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, हमारे बंदे तोड़ेंगे। तो हमने ये बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने कोई ऐसा उनको कोई नहीं किया, बल्कि एक कॉन्शियस वोट था जो लोगों ने किया यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। उनका पास्ट एक ऐसा है जो एक पॉजिटिव ज़हन के लोग आदमी हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, फिर स्पीकर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ शादिया, वो ये है कि आज तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को खुला आके बात कहते हैं कि देखे कल इन्होंने ये किया है, हमारे बंदे तोड़े, जो कि पॉलिटिकल जो मोरालिटी है उसको इन्होंने सत्यानाश किया है। आज इनकी अददी बरतरी हासिल है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि मैं ऑफर करता हूँ कि आप आए और जिसको भी आपने नॉमिनेट करना है कर लें। आप लोगों के ज़ाती ताल्लुकात काम आ सकते हैं, पीटीआई के ज़ाती ताल्लुकात काम नहीं आ सकते? नहीं मैं उस पे नहीं जा रहा, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ। नहीं, मेरा एक वोट का भी फर्क हो तो मैं उस बात पे जा रहा हूँ जो उसने नैरेटिव या एक प्रिंसिपल, पॉलिटिकल प्रिंसिपल बिल्ड किया है। आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं ना?
जी, आप इखलाकियात की बात कर रहे हैं ना कि इखलाकी तौर पे उन्हें कहना चाहिए। इससे हटके बात कर रहा हूं मैं, उससे जा रहा हूं जो इमरान खान साहब एक उन्होंने स्टांस लिया हुआ था। उनका स्टांस यह था कि अद्दी अक्सरियत हमारी है और हमें इस हिसाब से हमारी सीटें आनी चाहिए, चाहे वो फेडरल सीट हो चाहे प्रोविंशियल सीट्स हो। तो फिर अददी एतबार से तो शेख साहब को जीतना चाहिए था ना, हफीज शेख को जीतना चाहिए था ना अददी एतबार से। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन मैं और बात कर रहा हूं। हम कहते हैं हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम समझते हैं कि ये इलेक्शन है, सीक्रेट बैलेट्स और कॉन्शियस वोट करें। हाँ। अगर आज भी कोई करना चाहता है सेनेट में चेयरमैन के लिए तो करे, लेकिन मैं और बात कर रहा हूं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा या आप जानबूझकर समझ नहीं रही या उसको टेकअप नहीं कर रही कि एक ऐसा शख्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, जो प्राइम मिनिस्टर भी है इस वक्त, उसने ये स्टांस लिया हुआ था। ये बात नहीं कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले या साल पहले उसने लिया था, अभी 4-5 दिन में जब असेंबली में इलेक्शन हुआ। हाँ। शायद बुध की बात है, 3 तारीख की या मुझे तो अब डेट मार्च बुध की बात है, वेडनेसडे की। तो उस दिन इन्होंने इतना शोर किया या उससे पहले या बाद में भी कि देखें जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंदे खरीद लिए, इन्होंने ये बहुत गड़बड़ कर दी और इनको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो अक्सरियत है वो हमारी थी, लिहाजा इनको नहीं आके करना चाहिए था और शेख साहब को जीत जाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि वही जो स्टांस उनका है, वही नैरेटिव जो उनका है, वही जो प्रिंसिपल उन्होंने लिया हुआ है, वो यहाँ पे लागू करते और उनकी हाई मॉरल ग्राउंड पे आज मेरा वो खड़े होते और वो लोग उनको शाबाश भी दे रहे होते, आप भी शाबाश दे रहे होते। हाई मॉरल ग्राउंड से वजीर आजम पर ये अप्लाई होते हैं, कोई ऑपोजिशन पे भी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाई मॉरल ग्राउंड तो फिर आप लोगों को इस्लामाबाद के इलेक्शन में लेने चाहिए था ना, फिर मुस्तफा रजा गिलानी का जीतना बनता ही नहीं था। नहीं, हम तो ये समझते हैं, हमारा ये स्टांस नहीं है। हमारा स्टांस ये है कि स्वाय प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के जो सीक्रेट बैलेट है वो इसलिए है कलेक्टिव विजडम के साथ रखा हुआ है कि लोग कॉन्शियस वोट करें। हाँ। अगर उनको एक शख्सियत मुझे ये बताएं, अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं, हाँ, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम ठीक है, हम ये कहेंगे कि हमने जो इल्जाम हम पे भी था आज इन्होंने ऑस्ट्रेडिंग की है। और ये देखें, हम उतना पॉलिटिकल जो प्रिंसिपल है या स्टांस है हमने नहीं लिया हुआ। हम तो एक पॉलिटिकल लोग हैं, हम समझते हैं कि चाहे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो वहां जोड़ तोड़ होता है, काउंसलर को हम इधर उधर करते हैं, दूसरे मुखालफ भी करते हैं। नेशनल असम्बली में इन्होंने, प्रोविंशियल असम्बली में हमारी एक अक्सरियत थी। हाँ। यहाँ मेजॉरिटी पार्टी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी पंजाब में, लेकिन वहां से 25-30 बंदे इन्होंने जो इंडिपेंडेंट थे वो जाके उठाए। तो ये बात अब मैं वो बात कर रहा हूँ, हमारा प्रिंसिपल देखना है तो आप पीछे जाएं। KPK में इनकी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, अक्सरियत नहीं थी वहां पे वाजिया, हमने इनको कहा बनाए। इसी तरह आजाद कश्मीर में हमने जेस्चर दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने, हर जगह हमने जेस्चर दिए हैं कि एक हमने राणा साहब 26 मार्च का लॉन्ग मार्च क्या अभी भी इस हुकूमत को घर भेजने के लिए ही है? घर भेजकर ही आएंगे हुकूमत को आप लोग? देखें जी, हमने एक PDM के अम्ब्रेला तले एक मूवमेंट शुरू की है। हमें उस वक्त तक ये मूवमेंट चलती रहेगी जब तक इमरान खान साहब या PTI की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल नहीं किया जाता, क्योंकि हम समझते हैं कि इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त जो मुल्क का हाल किया है 2.5 साल में, जिस तरह अदारों को तबाह कर दिया है, जिस तरह करप्शन के चर्चे हैं, जिस तरह बैड गवर्नेंस पंजाब में है, फेडरल गवर्नमेंट पे है, वो आपके सामने है सारी चीज़ें। लिहाजा ये हमारा हर तरह से फ़र्ज बनता है एज ए अपोजिशन कि हम आगे बढ़ें और जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं, चाहे वो मूवमेंट का है, चाहे वो पीसफुल धरनों का है या पीसफुल लॉन्ग मार्च का है, वो करें और इससे छुटकारा पंजाब में भी तब्दीली चाहते हैं आप लोग? बुज़दार साहब से पंजाब में छुटकारा चाहते हैं आप लोग? ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये अगर बैड गवर्नेंस वहाँ है तो हम चाहते हैं कि सारी है या नहीं है, ये बात करें ना, अगर बात ना करें ना, पहले आप समझे ना, यह यस नो में तो हम मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको बताऊं कि हम चाहते हैं कि ये सारी गवर्नमेंट PTI की जो है ये फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये कॉस्मेटिक्स नहीं होगा, पंजाब में हटा दिया, उधर हटा दिया। हम चाहते हैं हम फ्रेश इलेक्शन में जाएं और एक ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसको जो कैंडिडेट मिले, जिस पार्टी को वो आके गवर्नमेंट बनाए और अपने मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान को आगे लेके चले। अब 10 अप्रैल को जो डस्का का इलेक्शन होने जा रहा है, अब कितने पूरी उम्मीद है कि आप लोग ही जीतेंगे? पहले 18 मार्च को होना था, अब 10 अप्रैल को होने जा रहा है, कितने पूरी उम्मीद है आप लोग? पहले भी हम जीते थे, बेशुमार रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद
बेशुमार तशद्दुद और वाक़यात, क्यों मेरे हमसाये में वो हल्का है, मुझे पता है क्या होता रहा है, लेकिन वो पहले भी जीते थे, अब भी इंशाल्लाह जीतेंगे, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से हम जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो भी कर लें, क्योंकि लोग इनको नहीं देखना चाहते मजीद गवर्नमेंट में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तनवीर हुसैन मेरे साथ थे। अब मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। इरशाद भट्टी साहब, किसी ने मुझसे पूछा कि हर टीवी चैनल पर आजकल सिर्फ सेनेट के इंतखाबात, कभी गिलानी साहब हफीज़ शेख के साथ दरमियान मुकाबला, अब चेयरमैन सेनेट के लिए, हर टीवी टॉक शो में यही हो रहा है। एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? हफीज़ शेख जीत जाते, गिलानी साहब जीत गए, क्या फ़र्क पड़ गया? संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे या गिलानी साहब बन जाएं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे मैं भी सोच रही थी पिछले 2-3 हफ्तों से तो सिर्फ सेनेट 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 ही हो रहा है। एक आम आदमी की लाइफ, एक आम आदमी के मसले मसाइल सिर्फ इस हद तक रह गए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आकर टीवी पर अखलाकियात का दर्स दे दें, बस। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर सादक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा आम आदमी की ज़िंदगी में? अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन जाते हैं तो फिर क्या हमें दूध शहद की नहरें बह जाएंगी? कुछ भी नहीं होगा ये। और चेयरमैन सेनेट कर भी क्या सकेगा? चेयरमैन सेनेट ने क्या करना है? महंगाई रोकनी है, बेरोजगारी ख़त्म करनी है, गुर्बत कम करनी है। चेयरमैन सेनेट ने हमारी इस्लाहात करनी है पुलिस पटवार की। चेयरमैन सेनेट ने क्या करना है, क्या कर लेना है? कोई उससे क्या बिजली गैस के बिल कम हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक झकावे हैं, बहलावे हैं, और ये हमारी सियासत है कि हम देखिए, आप जब से ये 2.5 साल, बाकी छोड़ दे पिछला 2.5 साल हो गए, हम अगे दौड़ते पीछे चौड़। मतलब ये कभी हम सानिया साहिवाल पे रो रहे होते हैं, कभी हम कसूर वाक़े पे रो रहे होते हैं, कभी हम मोटरवे रेप केस पे रो रहे होते हैं, कभी हम आटा गंदम पे रो रहे होते हैं, कभी हम दवाइयों पे रो रहे होते हैं, कभी हम चीनी पेट्रोल बोरान पे रो रहे होते हैं, कभी हम निजी बिजली घर डाकों पे रो रहे होते हैं, कभी हम एटीएम, तंबाकू वाले एटीएम जो सेनेटर बने उन पे रो रहे होते हैं, कभी हमारा मौजू होता है अब्दुल कादर तो तरीके इंसाफ का नहीं था, वो कैसे शामिल हो गया। कभी हम रो रहे होते हैं गिलानी साहब के या अपोजिशन के तो टोटल वोट 160 थे, ये 169 संदूकड़ी से कैसे निकल आए। कभी हम रो रहे होते हैं कि अब संजरानी साहब के और इसमें से एक एक का फर्क है, ये 1-2 कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। कभी हम रो रहे होते हैं कि यूरोपियन मॉडल कब आएगा, कभी हम रो रहे होते हैं बरतानवी अमरीकी मॉडल कब आएगा, कभी हम रो रहे होते हैं फलाई रियासत, कभी हम रो रहे थे मदीना की रियासत। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है? कुछ भी नहीं। वो है ना अक्की ना झक्की ना थक्की ना, ये यानी उकताना नहीं, झिझकना नहीं, थकना नहीं। हमारे सियासतदानों के पास कुछ भी नहीं, एक दिन पूरा चलता रहा और घबराना नहीं। एहसन इकबाल साहब को हाँ घबराना नहीं, सुकून कब्र में है। और एक दिन पूरा चलता रहा। एहसन इकबाल साहब को जूता पड़ गया, मरियम औरंगजेब साहबा को धक्का लग गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुसद्दक मलिक साहब की बेइज्जती हो गई, जो कि काबिल मुजम्मत था। लेकिन एक दिन हम उस पे लगे रहे, और उससे निकला क्या? कहीं हमने पहुंचाया उस पे? कुछ किया नहीं। अगले दिन कोई और आ जाता है, अगला दिन कोई और आ जाता है। एक दिन इखलाकियात के दर्स का भी था। रिजल्ट ये पाकिस्तान के वो भी जरा समझा दें कि इखलाकियात किसके लिए? इखलाकियात का तो जनाजा निकले जरा धूम से। इखलाकियात का तो जनाजा निकाल दिया, जनाजा निकाल दिया, दफना दिया है। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, हमारी जमहूरियत और हमारी सियासत इखलाकियात लेस, मंतक लेस, असूल लेस। आप मुझे सिर्फ सिंपल से एक बात बता दें, गिलानी साहब जीतते हैं,
गिलानी साहब किस तरह जीते हैं ये सबको मालूम है, मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। किस तरह जीते हैं ये सबको मालूम है। उस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा वोट को इज्जत दो देने वाली सुरखेल सिपा सलार क्या कहती हैं, यूसुफ रजा गिलानी मेरा हीरो ऑफ द डे है। यानी यूसुफ रजा गिलानी जिस तरह जीता है ये कोई नहीं समझता, मेरा हीरो ऑफ द डे है। भाई वो वोट की इज्जत नहीं है, वोट की जिल्लत है। अच्छा, तो ये जो संजरानी साहब को जितवाना चाहते हैं, ये कैसे फिर इतने पूरे एतमाद हैं, ये किसको वोट अच्छा आगे सुन लीजिए, सुन तो लीजिएगा। हाँ। सुन तो लेना, मजे की बात। आगे बिलावल साहब क्या ट्वीट करते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी और जमहूरियत के चैंपियन यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने पर करते हैं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ट्वीट फरमाते हैं। और जीए भुट्टो, और हालांकि अगर कोई सोचा जाए तो जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं ये तो जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम है। आगे आ जाएं, सादक संजरानी साहब दूसरे हैं। सादक संजरानी साहब कौन? पहली मर्तबा इमरान खान और जरदारी साहब ने मिलकर इनको चेयरमैन सेनेट बनवाया। दूसरी मर्तबा जमहूरियत को नकब लगा के तरीके अदम एतमाद नाकाम बनाई। और अब एक मर्तबा फिर वो कायदे इनकलाब इमरान खान के साहब के उम्मीदवार हैं। और इसके मजे की बात देखिए कि चेयरमैन सेनेट ईवाने बाला, उसमें अब शिबली फराज साहब ने कहा है कि अगर कोई हाथ से फुटबॉल खेलेगा तो हम भी हाथ से फुटबॉल खेलेंगे, कोई पैसा चलाएगा तो हम भी पैसा चलाएंगे, कोई अनफेयर मीन करेगा तो हम भी अनफेयर मीन करेंगे, कि हम हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। कल के बाद इतना ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया कि उनको कहना पड़ा कि कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। कानूनी हरबा ब्रैकेट्स में, इन्वर्टेड कामाज में, कानूनी हरबा, ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। भाई मैं शिबली फराज साहब, मेरे इमरान खान साहब, आप किस लिए आए थे सियासत में? आपने 22 साल स्ट्रगल किसके लिए की थी? यही सारा कुछ बदलने के लिए। एक चेयरमैन सेनेट, बिलीव मी, एक चेयरमैन सेनेट अगर बन जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी तो क्या फर्क पड़ेगा? इमरान खान बड़े हो जाते अगर वो कहते कि ये मेरी वजारत उज़्मा पड़ी, मैं अपने असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तारीख उनको याद रखती है जो असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तारीख उनको याद रखती है जो तारीख की राइट साइड पे खड़े होते हैं। आप अगर सिसिलियन माफिया और गॉड फादरों से सिसिलियन माफिया और गॉड फादर बनकर लड़ेंगे, चोरों से चोर बनकर लड़ेंगे, लुटेरों से लुटेरे बनकर लड़ेंगे तो फर्क क्या हो गया? बिल्कुल यही तो सब कुछ पहले हो रहा था। पंजाब में कोई किसी किस्म की तब्दीली का इम्कान है? बुज़दार साहब के खिलाफ भी बड़ी एक्टिव हुई हुई ऑपोजिशन। जब पिछला PSL हुआ तो मैंने कहा कि लाहौर कलंदर जीतेगा, वो कराची किंग जीत गया। पिछली मरतबा मैंने कहा हफीज शेख जीतेगा, वो यूसुफ रजा गिलानी जीत गया। मुझे कुछ मैंने 2 मरतबा कहा बुज़दार साहब जाने वाले हैं, वो और पक्का हो गया। तो अब इसलिए ये मुझसे ना पूछिएगा कि चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, क्योंकि मैं जिसका नाम लूंगा लगता है दूसरा बन जाएगा। अच्छा। तो पंजाब में तब्दीली, यकीन करें मेरी 2-3 बातें सुन लीजिएगा। मरियम नवाज साहबा को और बिलावल भुट्टो साहब को रोजाना 2-2 नफल पढ़ने चाहिए कि उस्मान बुज़दार कहीं ना जाए। उस्मान बुज़दार की हिफाजत करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार ने 2.5 साल में पंजाब में चीखें निकलवा दी हैं। उस्मान बुज़दार अगर 5 साल रह गया पंजाब में तो जिस तरह पीपल्स पार्टी का हाल जो पंजाब में हुआ था वही PTI का हाल पंजाब में होगा। पंजाब में PTI की टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा। मरियम नवाज साहबा तो बता चुकी हैं ना कि सेनेट में जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट पड़े उसमें से कुछ ऐसे वोट भी पड़े जिन्होंने मुझसे यकीन दहानी कराई कि मैं उनको टिकटें दूंगी अगले इलेक्शन में पंजाब में। हाँ, तो उस पे मैं इलेक्शन कमीशन मेरे ने आज जो फैसला दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलेक्शन कमीशन ने, तो उस पे भी मैं बसद अदब इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहूंगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि ये उस्मान बुज़दार एक दिन इमरान खान साहब भी कहेंगे कि हाय लुटे गए, उजड़ गए, ना ही रखते उस्मान। महमूद खान, उस्मान बुज़दार, ये इमरान खान साहब के जितने फेलियर हैं इनमें सारे बड़े पार्टनर ये हैं। सही। तो अब अगर वो समझते हैं कि इनको रहना चाहिए तो रह जाएं, बिल्कुल सही, चीखें और निकलवाएं लोग। आप देख लें पंजाब का हाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अमन मुआहदे पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त न होने पर नए इंतखाबात तक तमाम फ़रीक़ैन पर मुश्तमिल निगरान हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पेश की है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल अमन मुआहदे के मुसवदे में जंग बंदी समेत ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया और सच्चाई पर मबनी मुफ़ाहमती कमीशन का एक तस्वुर पेश किया गया है। अमन मुसवदे में यह भी कहा गया है कि निगरान हुकूमत सबकी मुशावरत से नए इंतखाबात के लिए आइन साजी करेगी, जिसके तहत मुल्क भर में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और फिर कामयाब होने वालों को हुकूमत सौंप दी जाएगी। अमन मुसवदे से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अशरफ गनी को सख्त अल्फाज में एक मरासला भी भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन अमन मुज़ाकरात में पेशरफ देखना चाहता है और इस अमन मुआहदे के मुसवदे का जिक्र किया जिसमें एक नई और जामे हुकूमत का मुतालबा किया गया है। इस ख़त में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि तालिबान के साथ अमरीकी मुआहदे की रूह से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के लिए 1 मई की आखिरी तारीख ज़ेर गौर है। इस मरासले के जवाब में अशरफ गनी ने कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनेगी। दूसरी तरफ तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने के मुताबिक तालिबान को अमन मुसवदा मौसूल हो चुका है और वो इसका जायज़ा भी ले रहे हैं। अब एक तरफ अफ़गान सदर अशरफ गनी अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए तो तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ अफ़गान मुफ़ाहमती काउंसिल के तर्जुमान के मुताबिक अफ़गान पीस प्रोसेस से मुताल्लिक़ इजलास 18 मार्च को रूस में होगा। मॉस्को इजलास में अफ़गान सदर अशरफ गनी, चेयरमैन कौमी मुफ़ाहमती काउंसिल, चाइना, अमरीका और पाकिस्तान के मंदूबीन शरीक होंगे। अब तारीख़ हमें ये बताती है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान तकरीबन 2 सालों तक जारी रहने वाले इस मुज़ाकरात के बाद 29 फरवरी 2020 को दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान एक पीस अमन मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के अहम नुकात में से 10 मार्च से बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात का इनेकाद था, तशद्दुद में कमी होना थी, मई 2021 तक गैर मुल्की अफवाज का इनखला होना था और अफ़गान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी इसमें शामिल थी। लेकिन गुज़श्ता दिनों नेटो के इजलास में ये इंदिया दिया गया था कि अगर अफ़गानिस्तान में हालात ऐसे ही कशीदा रहे तो इसकी अफवाज इस मुकर्ररा मुद्दत के बाद भी अफगानिस्तान में रह सकती हैं। अब दूसरी तरफ तालिबान ये कहते हैं कि अगर दोहा मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके नताइज जो हैं ये संगीन होंगे। अब सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान में तमाम फ़रीक़ैन पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत का क़याम मुमकिन है। सवाल ये भी है कि क्या अमरीका दोहा मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार है। इसी पर मैं बात करूँगी। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, थैंक यू। जनरल साहब, अमरीका जो अफगानिस्तान में अमन के लिए तजवीज़ दे रहा है कि तमाम फ़रीक़ैन पर मुश्तमिल एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए, काबुल हुकूमत इनकार कर रही है। आप क्या समझते हैं, इसको ये कहा जाए कि जो 2 सालों से आप डायलॉग कर रहे थे वो नाकाम हो गए, या तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो माजी में होता रहा, जिस तरीके से डायलॉग होते रहे, ख़त्म होते रहे, काबुल हुकूमत आड़े आती रही, आपको लगता है ये जो मामला है दोबारा सिफर पर जाकर खड़ा हो गया? शादिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ इसमें बेहतरी मुझे नज़र आ रही है। एक तो मुझे ये अब बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो 1 मई तक निकलने का इरादा रखते हैं और अमेरिका डिसएंगेज करना चाहता है, क्योंकि पहले वो जो शराइत रख रहे थे वो तमाम तर दबाव तालिबान पर था कि आप पहले सीज फायर करें और मुल्क में अमन की हालत को बेहतर बनाएं, हुकूमत के साथ बैठ के बात करें और फिर हम अमन की तरफ और विड्रॉल की तरफ जाएंगे। लेकिन अब जो उन्होंने 2 बड़ी रियायतों की बात की है, जो तालिबान का मुतालबा था, क्योंकि वो इस हुकूमत में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और इन इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। हाँ। तो वो चाहते थे कि एक तो ऐसी इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बन जाए जो नए इंतखाबात कराने से पहले जो आईन में वो तब्दीलियां चाहते हैं वो तब्दीलियां भी कर दी जाएं और नई हुकूमत के तहत फ्रेश इंतखाबात कराए जाएं ताकि क़याम अमन की तरफ बढ़ा जा सके। अब इन दोनों चीजों का इंदिया जब प्रेसिडेंट बाइडन ने दिया है तो इससे एक तो बड़ा मैसेज है अशरफ गनी साहब के लिए कि जो आप चाहते हैं स्टेटस को, जो आप चाहते हैं तालिबान को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए और जो आप चाहते हैं कि अगली टर्म पूरी की जाए, उस तरह के हालात नहीं हैं।
हाँ। एक तो अमेरिका निकलना चाहता है और उन्होंने बड़ा दो टोक बता दिया है कि अशरफ गनी साहब इस बात की तरफ आए। फिर जो रीजनल कंट्रीज की इंपॉर्टेंस जिससे इमर्ज हो रही है, और ये बहुत अरसे से पाकिस्तान कहता आया है कि खित्ते में अमन के लिए जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो ये रीजन है, उनका अमल दखल बहुत जरूरी है। ये मुआहदा सिर्फ तालिबान, अशरफ गनी और अमेरिका के दरमियान रहा तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो पूरा रीजन मिलकर इसको कामयाब कर सकता है। लिहाजा रशिया में जिन मुज़ाकरात की दावत दी गई है, चाइना का उनमें शरीक होना, अमेरिका का शरीक होना, पाकिस्तान को शरीक बनाना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे इंडिया को बाहर रखा गया है। जबकि जो दोहा में बातचीत हो रही है उसको इंडिया को वहां शामिल करने की बात भी अमेरिका ने की है। तो अगर रशिया में कोई वो नताइज मिल जाते हैं जो ये सब रीजनल कंट्रीज चाहती हैं, किस किस्म के नताइज? जो तजावीज अमेरिका दे रहा है अशरफ गनी के लिए तो वो तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है। वो तो किसी भी अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते, तो ये कैसे मामलात फिर आगे बढ़ेंगे? ज़ाहिर है काबुल हुकूमत की मर्जी के बगैर तो कोई नहीं आ सकता। ये भी होगा, अशरफ गनी साहब को ये भी पता है कि अमेरिका अपने जो ट्रुप्स उनके इस वक्त 8-8.5 हजार रहते हैं, उन ट्रुप्स के साथ वो तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं मुहैया कर सकते जो अशरफ गनी को चाहिए। अगर ये डायलॉग ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो फिर ये 8.5 हजार ट्रुप्स अशरफ गनी की हुकूमत को तालिबान से बचा नहीं सकते। फिर अमेरिका इनको मजीद रीइंफोर्स नहीं करना चाहेगा और हालात को वापस उस तरफ नहीं ले जा सकेगा जिस तरह वो पूरी मतलब क्या आप कह रहे हैं कि काबुल हुकूमत अभी इस काबिल नहीं है कि बिल्कुल तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दें और वो हालात संभाल सकें? बिल्कुल नहीं संभाल सकते। उनकी फोर्स तो जिस दिन अमेरिका ने जाने का इंडिया दे दिया और अशरफ गनी ने अगर ताउन न किया तो मेरी जाती राय ये है कि जो अफगान नेशनल आर्मी है वो 15 दिन भी नहीं निकालेगी। वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। अगर अमेरिका ने जाने का इरादा कर लिया और अशरफ गनी ने तालिबान की शराइत ना मानी तो फिर इस जो अंदरूनी खाना जंगी है उसमें इतनी तेजी आएगी कि अफगान नेशनल आर्मी और अशरफ गनी हुकूमत उसको संभाल नहीं पाएगी। बेहतर यही होगा कि अफगान लोगों के अमन के लिए, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ये गिव एंड टेक की पॉलिसी पे अशरफ गनी को अमल करना पड़ेगा और नेशनल जो कौमी हुकूमत बनाने की बात हो रही है, कोलिशन फोर्स, एक टेम्पररी आर्जी हुकूमत, उसका क़याम बहुत जरूरी है ताकि शफाफ इंतखाबात। आप समझते हैं कि उनके लिए तालिबान को सियासी प्रोसेस में शामिल करना बहुत जरूरी है? इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जिन्होंने 19 बरस तक रेजिस्ट किया है कोalition फोर्सेस को, जिन्होंने हुकूमत को रेजिस्ट किया है, जिन्होंने तमाम तर कैजुअल्टीज उठाई हैं और 19 बरस जंग लड़ी है, वो अभी लॉलीपॉप से तो नहीं मानेंगे। उनकी फोर्स अभी भी इंटेक्ट है। अपने तकरीबन 5000 कैदी वो आजाद करवा चुके हैं। उनको जो रेस्ट और रिकूपरेशन के लिए टाइम चाहिए था वो हो गया है और आगे मौसम खुल रहा है स्प्रिंग ऑफेंसिव की तरफ। जो शदीद सर्दी का वक्त था वो गुजर गया है। तो मेरे ख्याल में अब ये तमाम जमीनी हकायक तालिबान के फेवर में जाते हैं। अगर उन्हें जंग लड़नी पड़ी तो वो नई शिद्दत के साथ अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा बेहतर यही होगा कि उनको एंगेज किया जाए और अमन की तरफ बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ काबीना के इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने पार्लियामेंट में जिन 3 अहम बिल्स को पेश करने की मंजूरी दी है, इनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी एक्ट, इनकम टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2021 और स्टेट ओन इंटरप्राइजेज बिल 2021 शामिल हैं। IMF से $6 अरब के कर्जा प्रोग्राम को बहाल करने के लिए हुकूमत ने आखिर
आलमी मालियाती इदारे की शराइत को तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद हुकूमत को अब मुख्तलिफ शोबों में टैक्स में दी गई छूट को ख़त्म करना होगा। इदारों को वजारतों की बजाय हुकूमत के मातहत कर दिया जाएगा, जहां इदारों के बोर्ड के चेयरमैन हुकूमत मुकर्रर करेगी। स्टेट बैंक के गवर्नर की मुद्दत 5 साल होगी और स्टेट बैंक को पार्लियामेंट में एहतसाब के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मतलब है क्या? मैं इसी पर बात करूंगी। माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपको पता है IMF का जो सस्पेंडेड प्रोग्राम है, इसकी बहाली के लिए अब हम कुछ शराइत पूरी करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है जो हमारी हुकूमत करने जा रही है वो है स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना। मतलब कि गैर मामूली खुद मुख्तारी की इजाज़त देने के हवाले से बिल पेश किया जाएगा, वफाकी काबीना पार्लियामेंट में करेगी, मंजूरी दी है। सर, अगर आप आसान अल्फाजों में हमें ये बता सकें, समझा सकें कि स्टेट बैंक की गैर मामूली खुद मुख्तारी से मुराद है क्या? थैंक यू। ये बहुत अहम आपने ये इशू रेस किया है। एक आम फहम ज़बान में आम पब्लिक के लिए मैं कहूँ कि हम इससे स्टेट विद इन स्टेट बना रहे हैं। अच्छा। रियासत के अंदर एक और रियासत खड़ी कर रहे हैं। देखें, आज़ादी जो है, ऑटोनमस और आज़ादी में फ़र्क है। आपको अगर जो आपके नाज़रीन हैं उनको समझाने के लिए कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर था वो उसको एक ऑटोनमस स्टेटस दिया हुआ था उन्होंने, तो उसमें और एक आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो है आज़ादी हो जाए, तो उन दोनों में फ़र्क है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऑटोनमी वर्सेस इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंस देने के लिए जा रहे हैं, ऑटोनमस नहीं बना रहे हैं। इसमें जो आप इसके देखें, इसकी टाइमिंग भी बड़ी गलत चुनी गई है। ऐसे टाइम पे हम ये सब काम कर रहे हैं कि जब मुल्क में सियासी जो है पारा बहुत चढ़ा हुआ है और गवर्नमेंट के तमाम अटेंशन जो है वो इलेक्शन और सेनेट और इसमें लगी हुई है। मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा है उस लॉ को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पहले उसी जो लॉ था, स्टेट बैंक का एक्ट जो अब पेश करने जा रहे हैं, इनकी बड़ी मुखालफत की थी उन्होंने। हाँ। और मतलब आज आप ये कह रहे हैं कि ऐसी टाइमिंग को चुना गया है कि ऑलरेडी हुकूमत इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है, अपने सेनेट के इलेक्शंस में पहले रही, अब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है और IMF को पता है हमारी दुखती रह गया है कि उनसे हमने पैसा लेना है, प्रोग्राम को बहाल करवाना है, अब जिसकी वजह से वफाकी काबीना ने जो बिल भी जो है ना वो पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी है। मतलब कि जानबूझकर आप समझ रहे हैं कि ऐसी टाइमिंग्स को चुना गया है कि हुकूमत अटेंशन दे ही ना सके, हुकूमत ऑलरेडी इतनी ऑक्यूपाइड है। किसी ने मैं नहीं समझता हूं कि ठीक से इसको पढ़ा है। ये सिर्फ IMF के प्रोग्राम को बहाल करवाने के लिए, और इसकी टाइमिंग मेरे नज़दीक बहुत अहम है, क्योंकि ऐसे टाइम पे कि जब हुकूमत जो है सियासी मामलात में इतनी ज़्यादा उलझ चुकी है कि कोई वजीर, जो आप सोचते हैं कि कैबिनेट में जो वजीर होगा वो इसको पढ़ेगा ठीक से इस लॉ को, और उसमें उसके बाद कोई उसमें कमेंट्स करेगा वहाँ पर। उन्होंने कहा कि बस ठीक है जो है भेज दो उसको। बहुत नुकसान होगा मुल्क के लिए आगे चलकर। हम स्टेट विद इन दी स्टेट कर रहे हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब, हफीज शेख साहब, आपको पता है खास कानून साजी के तहत उनको वजीर बनाया गया। अब हम जानते हैं कि जून तक वजीर हैं, उसके बाद भी हो सकता है कोई और हल तलाश करने की कोशिश की जाए। तो आप समझते हैं इसकी ये भी वजह हो सकती है कि हफीज शेख साहब के होते होते उन्हीं के हाथों से ये काम करवा लिया जाए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है कि जितनी जल्दी हो उसको काम करा लो इनके रहते हुए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज सर वो ये जो इस बिल में तजवीज़ दी गई है कि स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, बोर्ड मेंबर्स और दीगर अरकान के खिलाफ जो है नैब और FIA इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ पार्लियामेंट को गवर्नर जवाब दे होंगे। सर ये भी बड़ी एक अजीब चीज शामिल की गई है कि इदारों को जवाब दे नहीं होंगे, वो सवाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक का गवर्नर चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट को उसके नजदीक जो है बेहतर है कि इसको 20% पे ले जाया जाए, वो ले जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ में। प्राइम मिनिस्टर चीख के थक जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। हम जैसे लोग चीखते रहेंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। वो एक्सचेंज रेट को 300 रुपए पर डॉलर पे लेके चला जाए, किसी ने कुछ नहीं करना है उसका।
FIA तहकीकात कर सकती है, ना NAB कर सकती है, ना प्राइम मिनिस्टर रोक सकता है, ना हम जैसे लोग चीफ ना आप चैनल को रोक सकेंगी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।